आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन केयर एंड केयर प्रोसेस। ये हमारे सिलेबस में जो लास्ट टॉपिक मेरा पढ़ाने का बचा है वो है ये। अब ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ते समय आप लोगों को दो टाइप के असेसमेंट करना पड़ते हैं। उसका मैंने पहले ही आप लोगों की जो ग्रुप है उसमें असेसमेंट फॉर्म्स भेज दिए हैं। तो अब अपन ये वाले टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब यदि आप लोग कभी डाइटिशियन बनते हो तो उसके लिए ये काम आने वाला टॉपिक है। अब इस टॉपिक में जब अपने को किसी भी पेशेंट की न्यूट्रिशनल केयर करना हो तो उसकी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से 4 स्टेप्स आती हैं। सबसे जो पहली स्टेप है वो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ये तो आप लोग सब जानते हो कि कोई भी पेशेंट यदि हॉस्पिटल में आता है तो उसको आने के बाद में सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है ये जांचना। तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट में हेल्थ का जो असेसमेंट है वो तो डॉक्टर करता है कि ये रोग है इसको, है ना, पर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइटिशियन को असेस करना पड़ता है कि उसकी बॉडी में किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स के कारण कैसा उसका लेवल है न्यूट्रिएंट्स का, जिसको अपन कहेंगे माल नरिश्ड है, या वो जो पर्सन है वो ओबीज है, या जो भी उसको प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स के कारण किस तरह का डाइट देना, उसके लिए भी हमको न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना पड़ता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का। और इस स्टेप को करने के लिए 2 तरह के आपके सिलेबस में दिया हुआ है, 2 तरह के असेसमेंट फॉर्म्स हैं। एक है जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव ग्लोबल न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ये हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए किया जाता है। साथ में ये भी अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो मिनी न्यूट्रिशनल असेसमेंट ये सभी का कर सकते हैं, जब कम्युनिटी में भी जाओ तब भी इसके थ्रू कर सकते हैं। और हॉस्पिटलाइज के लिए पर्टिकुलरली ये रहता है, जिसमें ये पता चलता है कि वो मालनरिश्ड है तो कौन से टाइप का मालनरिश्ड है ये, और इसमें भी ये चीज़ पता चल सकती है। दोनों ही फॉर्म मैंने आप लोगों को भेजे हैं। दूसरा, जब मैंने हाई रिस्क पेशेंट का बताया था तब भी ये सब्जेक्टिव ग्लोबल न्यूट्रिशनल असेसमेंट का फॉर्म भेजा था कि इसके आधार पर हॉस्पिटल में असेसमेंट करके देखा जाता है कि पेशेंट किस तरह का है। इसके अलावा एक और फॉर्म आया है आजकल, वो भी मैं आप लोगों को भेज दूँगी, जिसमें कि हाई रिस्क पेशेंट के लिए भी पर्टिकुलरली बना हुआ है, तो वो भी एक भेज देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये दोनों जो असेसमेंट फॉर्म है वो आप, मेरे को लगता है आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो उसके हिसाब से असेसमेंट किया जाता है। अब आता है कि असेसमेंट जब अपन करते हैं किसी भी पेशेंट का, उससे इन दोनों से तो ये पता चलता है कि लेवल क्या है उनका, और बाकी जो चीज़ अपने को देखनी पड़ती है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना है तो क्या क्या करना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहला तो करना पड़ता है एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट। इसको एंथ्रोपोमेट्रिक मार्कर के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या है ये भी बता दूँ। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब रहता है बेसिकली बॉडी के जो मेजरमेंट्स हैं, वो बॉडी से कंसर्न मेजरमेंट्स, वो कहलाते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। और इस मेजरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी आती हैं, पर एक जनरल अपन देखें एक पेशेंट के हिसाब से, तो हाइट, सबसे पहले तो एज असेसमेंट की जाती है। इसके बाद में हाइट, वेट, BMI, फिर वेस्ट का सरकमफरेंस, इसके अलावा वेस्ट हिप रेशो, यदि चिल्ड्रन है तो आर्म, हेड, चेस्ट, इसका सरकमफरेंस। कई बार ऐसा भी पेशेंट रहता है कि जिसके शरीर में इडिमा हो जाता है, पानी भर जाता है, तो उसमें भी फिर आर्म सरकमफरेंस करना पड़ता है। तो इसलिए ये मेजरमेंट जनरली किए जाते हैं। अब इन मेजरमेंट्स का फ़ायदा क्या है, तो जो भी तरह का असेसमेंट रहता है, मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक जो असेसमेंट है, उससे क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि जिस भी तरह का न्यूट्रिशन होगा उस न्यूट्रिशन के अनुसार जो पेशेंट है उसकी ग्रोथ भी पता चलती है। जैसे बच्चे हैं तो ये हाइट वेट
के कारण भी पता चलेगा। एडल्ट पर्सन है तब उसमें हाइट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, पर उस हाइट के कारण BMI पता चलती है। तो इसलिए ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। वैसे ही ओबेसिटी का पता करने के लिए ये सरकमफेरेंस जो दोनों है, वेस्ट सरकमफेरेंस और वेस्ट हिप रेशो, इसका इम्पोर्टेंस रहता है। फिर ग्रोथ प्रॉपर हुई कि नहीं और माल न्यूट्रिशन है तो किस लेवल का है, इसके लिए आर्म, हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस इसका इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए ये सब पैरामीटर्स अपने को देखने पड़ते हैं। एज का भी मैंने कहा जैसे कि असेसमेंट करना पड़ता है। अब एज असेसमेंट किस लिए रहता है और किस आधार पर, तो आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से एज असेसमेंट हो जाता है। तो उसके कारण ये ग्रोथ के लिए ही खासतौर से इम्पोर्टेंट है। अब ये जो वेट असेसमेंट, हाइट असेसमेंट, ये जो जब किया जाता है तब उसके लिए स्टैंडर्ड मेजरिंग जो टूल्स रहते हैं उसी का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये देखा जाता है कि वो जो भी मेजरमेंट टूल्स है एक्यूरेट है या नहीं। अब उसकी एक्यूरेसी कैसे समझ में आती है, तो यदि अपन नॉन वेट कोई रखे तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि हाँ ये वज़न जितना था उतना ही उसमें आ रहा है। और दूसरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक रहती है, मतलब क्या कि वापस से करके देखना कि वही वज़न आ रहा है क्या, तो उससे भी पता चल जाता है कि हाँ वो वही वज़न आ रहा है, मतलब इसका कि ये जो वेइंग मशीन है वो ऑथेंटिक है। लिस्ट काउंट भी इम्पॉर्टेंट रहता है क्योंकि जितना आजकल तो डिजिटल है इसलिए उसमें तो बिल्कुल पता चल जाता है अपने को कि लिस्ट काउंट कितना है, और बहुत मतलब कहना चाहिए पॉइंट्स में वेट आ जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ है। वैसे ही हाइट का भी है कि हाइट के लिए कौन सी आप टूल यूज़ कर रहे हैं। एंथ्रोपोमेटर रॉड हो तो वो बेस्ट रहता है, तो उसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस नहीं होते और वेट सही आता है। BMI भी आपको सबको मालूम है कि बॉडी मास इंडेक्स उसको कहा जाता है, और पढ़ा भी है आपने ओबेसिटी अंडरवेट, तो मालूम ही है कि 18.5 से 25 नॉर्मल है। यदि वो 18.5 से कम है तो अंडरवेट है, 25 से लेकर तो 29.9 तक ओवरवेट, और 30 से ऊपर ओबेसिटी। तो उस और इसका फॉर्मूला भी याद होगा आप लोगों को कि वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, उससे निकाल दिया जाता है। तो ये BMI बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उसके हिसाब से ये किया जाता है। फिर दूसरी बात आती है वेस्ट सरकमफेरेंस। तो यदि वो 90 सेंटीमीटर मेल में और 80 सेंटीमीटर फीमेल में नॉर्मल है, उससे ये यदि ज़्यादा होता है दोनों में तो वो नुकसानदायक है। वेस्ट हिप रेशो जो रहता है वो मैक्सिमम देखा जाए तो 1 मेल के लिए और 0.8 फीमेल के लिए है। उससे ज़्यादा, मतलब ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा होना नुकसानदायक माना जाता है। अब इसके बाद आर्म, हेड, चेस्ट सरकमफेरेंस भी है और उसके लिए भी पैरामीटर्स बने हुए हैं, उसका भी उसके आधार पर भी निकाला जाता है। अब ये जो असेसमेंट किया जाता है उससे एक्चुअल उस पर्सन का BMI पता चल जाता है, और इन दोनों से ये पता चलता है, इन दोनों इससे आप जब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि उसमें ये पता चलता है कि माल न्यूट्रिशन किस लेवल का है। क्योंकि पेशेंट का नॉर्मल वेट कितना था पहले, और जब भी बीमार हुआ तो उसका वेट कितना रिड्यूस हुआ, उसकी भूख कैसे रही, ये सब इसमें दोनों में आ जाता है। अब आता है कि जब भी पेशेंट है तो उसका, इससे तो अपने को BMI और ये सब चीज़ों से पता चल जाएगा कि उसका बॉडी मतलब ग्रोथ है तो ग्रोथ सही हो रही कि नहीं, ओबेसिटी है, अंडरवेट है, क्या है, ये सब इससे पता चल जाएगा। किस टाइप की ओबेसिटी है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये रेशो से ये पता चलता है कि एप्पल शेप की है कि किसकी है, पीयर है। अब उसके बाद आता है दूसरा बायोकेमिकल असेसमेंट। बायोकेमिकल असेसमेंट का मतलब है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने खाए हैं उस न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में जब एसिमिलेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, तब उसके बाद वो ब्लड में उसके जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से है कि नहीं, फिर यूरिन की जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उसके हिसाब से यूरिन का कंपोजिशन है या उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई है, वैसे ही ब्लड में भी एबनॉर्मेलिटी आई है क्या, ये देखा जाता है। और भी जो दूसरे बॉडी फ्लूइड्स रहते हैं, कई बार अलग अलग तरह के डिसीज़ रहती हैं, उसमें वो चीज़ों को भी एनालाइज करके देखा जाता है। और ख़ास तौर से ब्लड और यूरिन सैंपल्स, और डायरिया वगैरह हो तो स्टूल का भी सैंपल एनालाइज किया जाता है।
कभी टीबी वगैरह हो तो वो स्पूटम का भी किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग बायोकेमिकल असेसमेंट होकर ये पता चलता है कि पर्सन को किस तरह का उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है। ये जो पैरामीटर है बायोकेमिकल असेसमेंट का, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है कि जो खाया और वो यूटिलाइज कितना हुआ, और एबनॉर्मेलिटी भी है तो वो भी पता चल जाती है कि पैथोलॉजिकल कंडीशन क्यों है और क्या कारण है। अब इसके बाद आता है क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट जो रहता है उसमें क्लिनिकल का मतलब ही है लक्षण, लाक्षणिक। अब ये लाक्षणिक मतलब क्या, कि जैसे आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े होंगे और पढ़ा होगा कि भला न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो